रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बच्चों आज का हमारा नया चैप्टर आज से स्टार्ट हो रहा है, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। और सबसे अच्छी बात है कि इसके आपको सारे वीडियो लाइन से मिलने वाले हैं क्लास 12 के लिए, जेई नीट के लिए। तो आपको करना क्या है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे सारे वीडियो बहुत अच्छे से मिलते रहें बिना लेट हुए। जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूं आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है बच्चों, चलिए मैं बेसिक बात करता हूं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। बच्चों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपने ऑब्जर्व किया होगा, महसूस किया होगा। जैसे बेसिक एग्जांपल ये है कि आपने देखा होगा कि अगर कहीं पर एक कोई बर्तन है, ठीक है, कोई एक पॉट है जिसमें पानी भरा हुआ है, कोई वेसल है जिसमें वाटर फिल कर दिया गया, और उस वेसल में आप एक कॉइन डाल दीजिए, एक कॉइन वहां वेसल में डाल दीजिए, उस वाटर में, क्लीन वाटर। अब आपको वो कॉइन दिखाई देता है और आपको महसूस होता है कि बस ये कॉइन थोड़ा सा नीचे है, ठीक है। बट जब आप उसमें हैंड डाल के निकालने के लिए कोशिश करते हैं तो आपको दिखता है कि कॉइन जितना नीचे दिख रहा था उससे कहीं ज्यादा नीचे है, मीन्स डेप्थ ज्यादा है, हमको महसूस कम हो रही थी। ये क्यों हुआ? ये हुआ ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बच्चों आप नाइट में स्काई को देखते हैं, आप देखते हैं स्टार्स में ट्विंकलिंग कभी कभी आपको दिखाई देती है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। क्यों हो रहा? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बच्चों बहुत सारे फिनोमिना आप डेली लाइफ में यूज करते हैं जहां पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, ठीक है। अब वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किन किन लॉज को फॉलो करता है, उसके लिए हमने कौन कौन से लॉ बना दिए, और इसके लिए हम कैसे ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, ये सब कुछ हम समझते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के चैप्टर में। बच्चों यहां तक जो लेंस हम लगाते हैं वो भी रिफ्रैक्शन के बेसिस से ही हम कैलकुलेट कर पाते हैं कि हमारी आंख को कितने पावर के लेंस की रिक्वायरमेंट है। तो रिफ्रैक्शन हमारी डेली लाइफ में भी बहुत यूजफुल है। बच्चों रिफ्रैक्शन पढ़ने के लिए आपको मीडियम्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मीडियम्स क्या? आपको पता है कि यहां पर बेसिक हम दो तरह के मीडियम्स की बात करेंगे। एक होगा रेयरर मीडियम, एक मैं बोलूंगा रेयरर मीडियम, और एक मैं बोलूंगा डेंसर मीडियम। अब आप सोचेंगे रेयरर क्या होता है, डेंसर क्या होता है। तो बच्चों सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं, सबसे अच्छी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि कोई एक मीडियम अपने आप में रेयरर या डेंसर नहीं होता, ठीक है। आप हाँ कह सकते हैं वैक्यूम रेयरर है सबके लिए, ठीक है, और कोई एक मीडियम डेंसर नहीं कहा जा सकता। हमेशा ये एक दूसरे के रेस्पेक्ट में चर्चा किए जाते हैं। जैसे दो मीडियम देंगे तो बताएंगे कि ये रेयरर है और ये डेंसर है, ठीक है। तो ये दो मीडियम का कंपैरिजन होता है। अब वो कंपैरिजन कैसे करते हैं? भाई वेट का कंपैरिजन करना हो दो लोगों में तो क्या करेंगे, दोनों का वेट अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। जो ज्यादा हैवी होगा बताएंगे इनका वेट इनके कंपैरिजन में ज्यादा है, यही तो होता है। उसी तरीके से जो रेयरर और डेंसर मीडियम होता है, यहां पे किस बिहाफ पे कंपैरिजन करना है? यहां बच्चों कंपैरिजन करना है स्पीड ऑफ लाइट के बिहाफ पे। किसके बिहाफ पे कंपैरिजन करना है? स्पीड ऑफ लाइट के बिहाफ। मींस अगर दो मीडियम दे दिए गए तो उन दोनों में से कौन रेयरर होगा ये स्पीड ऑफ लाइट डिसाइड करेंगे, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा स्पीड ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम
स्पीड ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम is greater than speed of light in denser medium। जो स्पीड ऑफ लाइट रेयरर मीडियम में होती है वो ज्यादा होती है किससे? स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम। इसका मतलब अगर रेयरर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट v1 कह दी जाए और डेंसर में स्पीड ऑफ लाइट v2 कह दी जाए तो v1 इज ग्रेटर देन v2। तो v1 क्या होगा? ग्रेटर देन v2। क्यों? रेयरर में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती, डेंसर में कम। बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट किस मीडियम में कम है और किस में ज्यादा है ये बताने के लिए भी एक फिजिकल क्वांटिटी हम लोगों ने डिफाइन कर रखी है। उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसका क्या नाम है बच्चों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? तो बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज डिनोटेड बाय म्यू। इसको किससे लिखते हैं? म्यू से। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर। बच्चों, एयर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है स्पीड ऑफ लाइट में वैक्यूम से, बट हम लोग जनरली यूज कर लेते हैं। और वैक्यूम की स्पीड ऑफ लाइट को c से लिखते हैं। इसका फार्मूला, इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है बच्चों, तो हमने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज डिफाइंड एज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो उसी की रख देनी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने देखा म्यू इज इक्वल टू c/v। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और v क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम, जिसमें हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना। सपोज कीजिए आपसे कोई कहता है कि ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कीजिए ग्लास का। तो बच्चों, म्यू जी उसको लिख देंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? c/vg। इट मीन्स वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। बच्चों, जनरली अगर किसी एक मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाता है, ये सब एयर के रेस्पेक्ट में बात की जाती है। ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर। तो इसको क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर। अगर कोई कहता है कि वाटर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कीजिए, तो फॉर वाटर फार्मूला बिकम्स ANW। ANW मीन्स c/vw, मीन्स वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। इसको पढ़ेंगे क्या बच्चों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर। इसका मतलब यह हुआ कि पहले तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना अलग अलग मटेरियल का आ गया है। जैसे सपोज कीजिए क्वेश्चन में ले लेता हूं कि
स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। देन फाइंड इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या दिया है? ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट ये है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कीजिए। भाई बहुत सिंपल सी बात है, आपको ये ए म्यू जी निकालना है। मीन्स नॉर्मल ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स एयर के रिस्पेक्टिव। क्यों? क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मान के चलते हैं। वैसे तो 1.003 होता है, बट हम जनरल केस में एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ही सपोज करेंगे, 1 ही लेंगे। इसका मतलब हुआ कि अगर मुझे ए म्यू जी निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? C/Vg। बच्चों C स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर में स्पीड जो लाइट की होती है वो 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड होती है। क्या होती है? 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। यहां पे अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो क्या निकलेगा? 3 into 10 to the power 8 डिवाइडेड बाई 2 into 10 to the power 8। सॉल्व करेंगे, सिंपल सी बात है, 3/2 मीन्स 1.5। इसका मतलब एयर के रेस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होगा। अच्छा, यही वाटर के लिए अगर मैं बात कर लेता, जैसे वो लिख देते कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 2.25 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। क्या है बच्चों? 2.25 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर मींस ANW कैसे निकलेगा? C/VW। ठीक है, मींस ANW को मैं लिख सकता हूं C की वैल्यू आपको पता चल गई, हम पहले भी बता चुके आपको। C फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर C होता है, उस फिक्स होता है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई VW कितना है? 2.25 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। यूनिट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई नहीं होती। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसकी कोई यूनिट नहीं होती, मींस इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती। मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये कितना आएगा? सॉल्व कर लो। 3/2.25, पॉइंट हटेगा, 2 जीरो बढ़ेंगे, मींस बचेगा तुम्हारे पास 4/3। कितना बच्चा बच्चों? 4/3। 75 टाइम्स दोनों को कट कर दिया, तो ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। ठीक है बच्चों, ये तो जनरल हो गया। अब अगर मुझसे कोई कह देता कि फाइंड, जैसे हमने देखा यहां पे कि एयर के रेस्पेक्ट में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ANW, एयर के रेस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो A म्यू जी, एयर के रेस्पेक्ट में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो A म्यू W। तो अगर कोई पूछ दे वाटर के रेस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। पढ़ना कितना सिंपल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, कुछ भी लिख दिया जाए। हम कहें 1 and 2 मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। ठीक है, तो W म्यू जी मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अगर इसको कैलकुलेट करना हो तो कैसे कर सकते हो, सोचो। तो बच्चों मैं आपको बेसिक बात बता रहा हूं, जैसे ANG लिखा हुआ, इसका मतलब C/VG मीन्स
स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ए एन डब्ल्यू लिखा मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो इसका मतलब हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास मींस वी डब्ल्यू अपॉन वी जी। क्या होगा बच्चों? वी डब्ल्यू अपॉन वी जी। इसको आप अगर और थोड़ा सा ध्यान से देखें तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? ये मैं हटा दूं बच्चों, ये हटा देता हूं, ठीक है। थोड़ा और ध्यान से देखें तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? C अपॉन वी जी इंटू C अपॉन वी डब्ल्यू। कैसे? जब चाहेंगे C से C कैंसिल हो जाएगा और ये फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन, तो इसका रेसिप्रोकल होगा वी डब्ल्यू ऊपर। लिख सकते हैं ना बच्चों? जब चाहोगे इसको पलट दोगे, ये ऊपर चला जाएगा वी डब्ल्यू और सी नीचे कट जाएगा। सी अपान वी जी क्या है? सी अपान वी जी देखो ध्यान से, ए म्यू जी अपान सी अपान डब्ल्यू क्या है? ए म्यू डब्ल्यू। मीन्स डब्ल्यू एन जी लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया एन जी अपान एन डब्ल्यू। ए बार बार लिखने या बोलने की कोई बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं, वो साइलेंट होता है, समझ जाते हैं। नॉर्मल एन अगर हमने कहा म्यू जी लिखा हुआ मतलब वो ए म्यू जी ही लिखा होता है, ठीक है। तो बच्चों डब्ल्यू म्यू जी मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर किसके बराबर हो गया? ए म्यू जी अपान ए म्यू डब्ल्यू, ठीक है। इसका मतलब अब कभी भी अगर मैं कहूं 1 म्यू 2 निकालिए मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो क्या बोलेंगे? ए म्यू 2 अपान ए म्यू 1। ऐसा सिंपली हम पढ़ सकते हैं बच्चों। अब एक बात और यहां हमको समझनी चाहिए कि अगर हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास का कैलकुलेट करना होता तो हम ए म्यू जी और ए म्यू डब्ल्यू की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेते, आंसर आ जाता। अब मैं बेसिक बात आपसे करता हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस किस चीज पर डिपेंड करता है। तो बच्चों जो मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टी पर तो ये डिपेंड करता ही करता है। जो मटेरियल है उसकी ऑप्टिकल जो प्रॉपर्टी है उस पर डिपेंड करता है। दूसरा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ ऑफ लाइट इंसिडेंट। जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, जो लाइट गिर रही है, उस लाइट की वेवलेंथ पर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है। मतलब किसी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रैक्टिकली इस चीज को देखा गया कि आने वाली लाइट की वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है। यही वजह है कि जब प्रिज्म से लाइट पास हो जाती है तो वो 7 कलर्स में ब्रेक हो जाती है। अगर हर कलर का वेवलेंथ अलग अलग ना होता, ठीक है, और अलग अलग वेवलेंथ के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग ना होता तो ये चीज नहीं होती। मींस जो स्प्लिटिंग ऑफ 7 कलर्स मींस कह सकते हो ना डिस्पर्सन ऑफ लाइट, इट इज ड्यू टू डिपेंडेंसी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट वेवलेंथ ऑफ लाइट। बच्चों जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यह वेवलेंथ पर इस तरीके से डिपेंड करता है, इट इज कॉल्ड कॉचीज फार्मूला। मींस जिस वेवलेंथ की, जिस लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। देखो ना अपान में, इट मीन्स लैम्डा के इंक्रीज होने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज हो जाता।
आपको पता है जो व्हाइट लाइट होती है ये 7 कलर से मिलकर बनती है। ठीक है, वन इज द, आपको पता है ना विबग्योर पढ़ा होगा सबने, विबग्योर। वन इज द वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। आपको पता है कि इसमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ किस कलर की होती है? भूल गए क्या? सबसे ज्यादा वेवलेंथ इसकी होती है। ठीक है, सबसे कम वेवलेंथ इसकी, वॉयलेट की। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड कलर की, सबसे कम वेवलेंथ वॉयलेट कलर की। ये वेवलेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। मींस लैम्डा आर इज ग्रेटर देन लैम्डा ओ। यहां से क्या पता चला? लैम्डा आर इज ग्रेटर देन लैम्डा ओ इज ग्रेटर देन लैम्डा वाई इज ग्रेटर देन लैम्डा जी इज ग्रेटर देन लैम्डा बी इज ग्रेटर देन लैम्डा आई लैम्डा बी। इसका मतलब ये हुआ कि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, वॉयलेट की सबसे कम, और ये वेवलेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको सो रहा रेड से लेकर वॉयलेट तक। हमने पढ़ा जिस कलर की वेवलेंथ ज्यादा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। इसका मतलब जो व्हाइट लाइट आती है उसमें जो 7 कलर्स हैं उनमें से सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मटेरियल का किस कलर के लिए होगा? देखो मटेरियल वही है, रेड, मान लिया एक ग्लास है तो ग्लास है, वही रेड कलर आएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और ट्रीट होगा, वॉयलेट कलर आएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और ट्रीट होगा। तो एक ही मटेरियल के लिए किस कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा? सोचो। तो लैम्डा अगर बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा। इसका मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा। क्यों? क्योंकि इसका लैम्डा सबसे ज्यादा है। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वॉयलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा क्योंकि इसका लैम्डा सबसे कम है। तो हमको ये बात पता चल गई कि रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम और वॉयलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा क्योंकि लैम्डा के बढ़ने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटता है। कहने का सेंस म्यू वी से कम म्यू आई होगा, इससे कम म्यू बी होगा, इससे कम म्यू जी होगा, इससे कम म्यू वाई होगा, इससे कम म्यू ओ होगा, इससे कम म्यू आर होगा। मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मटेरियल का, एक ही मटेरियल का, वॉयलेट कलर के लिए सबसे ज्यादा होगा और रेड कलर के लिए सबसे कम होगा। इसका मतलब ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए, किसी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आने वाले लाइट की वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है, और वेवलेंथ जितनी बड़ी होती जाएगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस कलर के लिए उतना कम होता जाएगा। वेवलेंथ बढ़ेगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा। बच्चों ये बात तो क्लियर हो गई। इसका मतलब यहां तक तो हमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैंने आपको बताया कि दो तरह के मीडियम हैं, रेयरर और डेंसर। यहां तक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कहानी होगी बच्चों। अब मैंने आपसे बोला एक रेयरर मीडियम होता है और एक डेंसर मीडियम होता है। कैसे पहचानोगे? तो अगर रेयरर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका μ2 है, तो हर हालत में μ2 बड़ा होता है μ1 से। अगर दो मीडियम दिए गए हैं तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वही मीडियम डेंसर होगा। ठीक है, और आपको पता है म्यू इक्वल टू क्या होता है बच्चों? C/V। C तो सबके लिए सेम है, बचा कौन? V। तो जिसके लिए
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वहां लाइट की स्पीड क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब अगर बात करूं तो डेंसर में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है, रेयरर में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है। खैर, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बच्चों होता क्या है कि अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है, इफ लाइट इंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ, तो अपने पाथ से थोड़ा सा मुड़ जाती है, बेंड हो जाती है, डेविएट हो जाती है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस फिनोमिना क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बच्चों सबसे बड़ी बात हमको यहां पे यह समझनी है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाने पे ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दो मीडियम है तो दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम तो होगा नहीं। एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए μ1 है और एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, और हम कह देते हैं μ2 इज ग्रेटर देन μ1। आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा होता है, डेंसर का। इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूं नीचे वाला मीडियम क्या है, डेंसर है, और ऊपर क्या है, रेयरर। अब अगर लाइट रेयरर से डेंसर में जाएगी, मान लीजिए एक लाइट है, ये लाइट रे है, ये क्या है, ये लाइट रे है। कौन सी लाइट है, ये इंसिडेंट लाइट रे है। कैसी है, इंसिडेंट, मीन्स ये टकरा रही है। तो बच्चों रिफ्रैक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए एक आपको लाइन ड्रा करनी पड़ती है जो कि परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट प्लेन होता है। जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर उसके होता है, इसको बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट प्लेन होगा। मीन्स अभी कॉन्टैक्ट प्लेन ऐसा ले लेते और यहां पे कोई लाइट रे आके इंसिडेंट हो रही होती, ये लाइट होती। अब यहां पे अगर नॉर्मल ड्रा करना होता तो ये रेयरर होता, मान लीजिए ये डेंसर होता। तो बच्चों फिर नॉर्मल इस प्लेन के जो दो मीडियम को अलग कर रहा है उन दोनों के परपेंडिकुलर ये नॉर्मल बनता। तो नॉर्मल ड्रा करना बहुत सिंपल, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। अच्छा, तो अगर लाइट रे रेयरर से डेंसर में जा रही है तो यह देखा गया कि रिफ्रैक्शन के बाद ये थोड़ा सा अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। पाथ से डेविएट होने का मतलब होता है थोड़ा सा अंदर की तरफ झुक जाती है। मीन्स अगर ये आई एंगल पर आई थी और आर एंगल पे गई थी, ठीक है, तो आई इज ग्रेटर देन आर, आई इज ग्रेटर देन आर। तो ये इस फिनोमिना को कहते हैं रिफ्रैक्शन, कि लाइट रे आई कैसे, देखो इस तरह से, और जैसे ही मीडियम चेंज हुआ, रेयरर से डेंसर में इंटर हुई, तो क्या हुई, टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल के पास स्प्लिट हो गई। अच्छा, जब लाइट रे डेंसर से रेयरर में पास होती, मान लीजिए अब यहां पे ये μ1 है और ये μ2 है, लेकिन ऐसा हो जाए कि μ1 इज ग्रेटर देन μ2 हो जाए। यहां पे क्या हो जाए, μ1 इज ग्रेटर देन μ2, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। और मैंने बताया जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वो क्या हो जाता है, डेंसर। इसका मतलब ये वाला मीडियम क्या हो गया, डेंसर, और ये क्या हो गया, रेयरर। तो जब लाइट रे डेंसर से रेयरर में इंटर करती है, मान लीजिए ये लाइट रे आई, इंसिडेंट रे,
ये कैसी है? इंसिडेंट रे। अब यहां पे जहां पे ये टकराएगी, जहां से ये इंटर करेगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, भाई ये डेंसर है। यहां से वो रेयरर में जब इंटर करेगी तो हमको पता है अपने रास्ते से थोड़ा सा डेविएट हो जाएगी। वो डेविएशन देखने के लिए पहले तो आप नॉर्मल ड्रा कर दीजिए। अब ये क्या होगी? ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी सिचुएशन। क्या हो जाएगी? अवे। ठीक है, क्यों हो गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल और क्यों हो गई वहां पे टुवर्ड्स द नॉर्मल? ये चीज जब हम लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे ये चीज क्लियर हो पाएगी। ठीक है, तो ये चीज कहां क्लियर होगी? वेव ऑप्टिक्स में। तो बच्चों आई एंगल से आई थी और आर एंगल से चली गई, तो सिंपल सी बात है, आई यहां पे क्या है? लेस है और आर ग्रेटर है, ये नॉर्मल है। ये है, ये रे रिफ्रैक्टेड रे कही जाती है। कौन सी? रिफ्रैक्टेड रे, जो रिफ्रैक्शन के बाद मिलती है। मींस यहां पे ये वाली क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। जिस इंसिडेंट से लाइटें आती है, ये जो आई है, आई को बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। जिस एंगल से लाइटें निकलती है रिफ्रैक्शन के बाद, चाहे यहां हो चाहे यहां हो, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड एंगल या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बच्चों ये तो रिफ्रैक्शन हो गया। अब ये अगर बात आपको याद नहीं हुई तो मैं आपको बता रहा हूं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के डायग्राम आप बनाने में बहुत कष्ट उठाएंगे। कौन सी बात? कि जब लाइट रेयरर से डेंसर में इंटर करती है तो टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल के पास आ जाती है, और जब डेंसर से रेयरर में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। ये बात अगर आपको याद नहीं है तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स मिलने वाली हैं। ठीक है, अब रिफ्रैक्शन में दो लॉज फॉलो होते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, दो लॉ यहां पे फॉलो होते हैं। पहला कि इंसिडेंट रे नॉर्मल, कौन सी? इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाइज इन सेम प्लेन। इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे all remains in same plane, all lies in same plane। ये सब क्या होते हैं? सेम प्लेन में होते हैं। तो बच्चों इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इनका, ये सब एक ही प्लेन में होते हैं। एक ही प्लेन का मतलब, मान लीजिए ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, ऐसे चिपकी चिपकी बोर्ड से, ये नॉर्मल है, तो रिफ्रैक्टेड रे 100% इससे ऐसे टच होते हुए जाएगी बोर्ड से। ऐसा नहीं हो सकता कि इंसिडेंट रे आई और नॉर्मल ऐसे है और रिफ्रैक्टेड रे ऐसे चली जाए, ये नहीं पॉसिबल है। वो इसी प्लेन में, इसी सरफेस पे होगी, ऐसे हो नहीं सकती, ऐसे नहीं हो सकती, वो ऐसे ही होगी रिफ्रैक्टेड रे। ये बात बताई जा रही है। दूसरा ला ये बताता है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल रिमेन्स कांस्टेंट। यह क्या होता है? कांस्टेंट होता है किसी गिवन मीडियम के लिए, और इस कांस्टेंट की वैल्यू,
इस कांस्टेंट की वैल्यू 1 μ2 के बराबर होती है। 1 μ2 मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। साइन आई अपान साइन आर 1 μ2 के भी बराबर होता है। मीन्स अगर मैं ध्यान से देखूं तो 1 μ2 जो साइन आई अपान साइन आर है, इसका मतलब मैं लिख सकता हूं साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू μ2 अपान μ1। दिस इंडिकेट साइन आई इंटू μ1 μ2 इंटू साइन आर। साइन आई इंटू μ1 इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर। दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ। इसको हम लोग स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ। इसको हम लोग कौन सा लॉ कहते हैं बच्चों? स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। तो एक सिचुएशन ऐसी भी आती है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है लेकिन कोई वहां पर डेविएशन नहीं होता, कहीं लाइटें मुड़ती नहीं है। ऐसी सिचुएशन कहां आती है? ऐसी सिचुएशन तब आती है जब लाइट एक मीडियम से, मान लीजिए रेयर से डेंसर में इंटर कर रही है, बट लाइट नॉर्मली फॉल हो। कैसे गिरे? नॉर्मल से, फ्रॉम नॉर्मल। तो अगर कोई लाइटें नॉर्मली गिरती है, 90 डिग्री पे गिरती है, तो इस समय आई क्या होगा भाई? नॉर्मल से एंगल होता है, देखो जैसे जैसे पास जाओगे एंगल आई घटता जाएगा। जब नॉर्मल की डायरेक्शन में आ जाएंगे तो आई क्या हो जाएगा? 0। और इस सिचुएशन में आर भी 0 होता है। कई लोगों को यह लगता है कि जब आई 0 हो गया तो आर कैसे 0 हो गया? अरे भाई, जब आई 0 हो जाएगा ना तो अपने आप समझो आर 0 हो जाएगा। कैसे? स्नेल्स लॉ से। सोचो, अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 होता, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 होता। थोड़ा सा बोर्ड साफ कर लेते हैं, ठीक है। हमने बोला कि अगर μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से μ2 में जा रही है तो I इज इक्वल टू 0 है। मान लीजिए नॉर्मल से लाइटें आ रही हैं, सपोज कर लिया ये, तो हमको ये प्रूव करना है कि R इज इक्वल टू 0 होगा। कैसे होगा ये समझते हैं भाई। I इज इक्वल टू 0 तो आपको पता है ना, साइन आई अपान साइन आर, वी हैव टू प्रूव R इज इक्वल टू 0। हम ये दिखाना चाहते हैं कि अगर नॉर्मल की डायरेक्शन से लाइट आएगी तो वो सीधी चली जाएगी, मुड़ेगी नहीं। कई लोग तो कहते हैं रिफ्रैक्शन ही नहीं होता सर। अरे क्यों नहीं होता भाई? रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है। क्योंकि रिफ्रैक्शन क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट थोड़ी ना है। रिफ्रैक्शन क्या है? जस्ट अ फिनोमिना दैट लाइट इंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट चली गई, रिफ्रैक्शन हो गया। अब वो रिफ्रैक्शन में लाइट मुड़ती है या नहीं मुड़ती, ये मीडियम और आने वाली लाइट के नॉर्मल से एंगल पर डिपेंड करता है। उसका बेंड होना वो इंसिडेंट एंगल पर डिपेंड करता है। बच्चों अगर I 0 है, ध्यान दो, तो हमको ये प्रूव करना है R 0 होगा। तो हमको पता है स्नेल्स लॉ से, फ्रॉम स्नेल्स लॉ अभी पढ़ा था, फ्रॉम स्नेल्स लॉ क्या आया? साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू, यहां पे क्या आएगा देखो, 1 μ2 मीन्स μ2 अपान μ1। अब साइन आई तो हो गया 0 बच्चों, अपान साइन आर 1 μ2।
भाई साइन आर किसके बराबर होगा? साइन आर किसके बराबर होगा? इसको इधर ले जाओ, तो साइन 0/1 म्यू टू। अब आपको पता है साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, और 0 में किसी चीज से डिवाइड करो तो आंसर 0 ही आता है। इससे ये पता चला कि रिफ्रैक्टेड एंगल भी 0 होगा। इसका मतलब अगर कोई लाइटें नॉर्मल से डाली जाती है तो उसमें कोई डेविएशन नहीं आता, उस समय आई और आर दोनों 0 होते हैं। क्यों 0 होते हैं ये हमने प्रूव कर दिया। तो बच्चों यहां तक हम लोगों ने सीख लिया है। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम अपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ का रिलेशन समझेंगे और बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं। ठीक है बच्चों।